स्वागत है आपका हमारी क्लास में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था या चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 के लिए रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स जो थे उनको देखा था। सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इससे पहले वाले वीडियोस जो दो वीडियो थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, उसके अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट किया था। अब इसका सेकंड टाइप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन, जिसको अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो लैंगिक जनन जो होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लैंगिक जनन जो होता है वो पुष्पीय पादपों के अंदर पाया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी थी। कोई भी पॉइंट जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में पहले शॉर्ट जो उसका इंट्रोडक्शन होता है उसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने भी आपको इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि हम देखते हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंगिक जनन जो होता है वो पुष्पीय पादपों के अंदर पाया जाता है, और पुष्पीय पादपों के अंदर यानी कि लैंगिक जनन जो होता है वो किसी भी पादप के अंदर पुष्प के द्वारा ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, आवर्त बीजी पादपों में पुष्प एक रूपांतरित परोह होता है, यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है, ठीक है। और इसके अंदर लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट में पुष्प के द्वारा क्या होता है, लैंगिक जनन पूरा होता है। इसके अलावा पुष्प का जो आधारीय भाग जो होता है यानी कि बेस वाला पार्ट जो होता है उसके अंदर एक डंठल नुमा रचना पाई जाती है, यानी कि डंठल नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं पुष्प व्रंत यानी कि पेडिसियल कहा जाता है। इसके अलावा पुष्प व्रंत का शीर्ष या चौड़ा भाग यानी कि पुष्प व्रंत का शीर्ष भाग या फूला हुआ भाग जो होता है उसको हम यहाँ पे कहते हैं पुष्पासन यानी कि थैलेमस कहा जाता है। इसके अलावा ये जो पुष्पासन जो होता है, इस पुष्पासन पर पुष्प के चार चक्र या चार भाग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहला दे रखा है बाह्य दलपुंज जिसको कहते हैं कैलेक्स, दूसरा होता है दलपुंज जिसको कहते हैं कोरोला, तीसरा होता है पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, जायांग यानी कि गाइनोसियम। यहाँ पर मैंने दो टर्म्स और लिखी है कि पुष्प दो तरह के होते हैं, एक होता है पूर्ण पुष्प और एक होता है अपूर्ण पुष्प, यानी कि एक होता है कंप्लीट फ्लावर और एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, इसकी बहुत सी सिंपल डेफिनेशन है कि पूर्ण पुष्प तो वहां हो जाएगा जिसके अंदर पुष्प के चारों चक्र क्या होता है, उपस्थित होते हैं। चारों चक्र कौन से, 1 2 3 और 4। अगर ये चारों चक्र किसी भी पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं उसे तो कहते हैं पूर्ण पुष्प यानी कि कंप्लीट फ्लावर। और अगर इन्हीं चारों में से कोई भी एक चक्र अगर इनके अंदर अनुपस्थित होता है यानी कि एब्सेंट होता है तो उसको कहते हैं अपूर्ण पुष्प यानी कि इनकम्प्लीट फ्लावर। यहाँ पर मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं कि पूर्ण पुष्प कौन सा होता है, सरसों, मटर और गुड़हल। और अपूर्ण पुष्प का एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, पपीता, लौकी और एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम पुष्पों के अंदर लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें पुष्प की संरचना के बारे में पता होना जरूरी है, यानी कि पुष्प की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक पुष्प की संरचना बना रखी है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चारों चक्र हमने अभी पढ़े हैं ये चारों चक्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक पुष्प का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पुष्प व्रंत, उसके बाद हमने पढ़ा कि पुष्प व्रंत के बाद हमने क्या पढ़ा, पुष्पासन, ठीक है। इसी पुष्पासन पर क्या होता है, चार चक्र पाए जाते हैं। तो फ्लावर का डायग्राम जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह एक पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। तो ये तो हो गया पहला चक्र, ठीक है। उसके बाद एक और संरचना पाई जाती है उसको अपन कहते हैं दलपुंज, ये हो गया दूसरा चक्र। इसके बाद आपके तीसरा यानी कि ये इस तरह ये पूरा भाग जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, तो ये तीसरा चक्र हो गया। इसके बाद ये वाला भाग आपको जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर इसको कहते हैं जायांग, यानी कि ये कौन सा चक्र हो गया, चौथा चक्र हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, चौथा चक्र। इसके बाद अगर हम बाह्य दलपुंज के अंदर एक भाग की बात करें यानी कि एक इकाई की बात करें तो बाह्य दलपुंज की जो एक इकाई होती है उसको कहते हैं बाह्य दल, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेपल, ठीक है।
इसी तरह दलपुंज की अगर एक इकाई की बात करें, एक दलपुंज की बात करें तो उसे कहते हैं दल यानी कि पेटल, ठीक है। और इसी तरह अगर हम पुमंग की बात करें तो पुमंग की एक इकाई जो होती है उसको कहते हैं पुंकेसर यानी कि स्टेमन। इसी तरह जायांग के अंदर हम इसकी एक इकाई की बात करें तो जायांग को क्या कहते हैं, आपके स्त्रीकेसर यानी कि पिस्टल, ठीक है। तो जायांग की एक इकाई को क्या कहते हैं, पिस्टल यानी कि स्त्रीकेसर कहा जाता है। इसके बाद कुछ और भी इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बाह्य दलपुंज, इसकी एक इकाई कौन सी होगी, बाह्य दल। दलपुंज की कौन सी हो गई, दल। पुमंग की कौन सी होगी, पुंकेसर। जायांग की कौन सी हो गई, स्त्रीकेसर, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और भाग के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो चीजें और मेंशन कर रखी है कि सहायक चक्र और आवश्यक चक्र, ठीक है। सहायक चक्र यानी कि कौन कौन से होते हैं, सहायक चक्र, ये जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं ये दोनों तो होते हैं सहायक चक्र, ठीक है। इनको सहायक चक्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सहायक के रूप में ही काम में आते हैं, यानी कि लैंगिक जनन के अंदर ये पूरी तरीके से भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सहायक चक्र। और आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं, पुमंग और जायांग। इनको आवश्यक चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लैंगिक जनन के अंदर डायरेक्टली क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पुमंग जो होता है उसके एक भाग को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर यानी कि स्टेमन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पुंकेसर जो होता है इसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं परागकोश यानी कि एंथर, ठीक है। और एक होता है ये जिसको कहते हैं पूतंतु यानी कि फिलामेंट। और ये जो परागकोश आपको दिखाई दे रहा है, इस परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, इसको कहते हैं नर भाग, यानी कि पुष्प का नर भाग कौन सा होता है, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। तो इसी नर भाग के अंदर जो इसका पहला भाग जो होता है परागकोश, जिसके अंदर पराग कण पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर पाए जाते हैं नर युग्मक, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, नर युग्मक पाए जाते हैं। इसके बाद जायांग की तरफ आते हैं, तो जायांग के अंदर जायांग को यानी कि गायनोसियम को हम क्या कहते हैं, मादा भाग भी कहते हैं। जायांग को क्या कहते हैं, मादा भाग, यानी कि फीमेल पार्ट होता है ये, ठीक है। इसके दो भाग तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, पहला ये वर्तिकाग्र जिसको कहते हैं स्टिग्मा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं वर्तिका यानी कि स्टाइल। एक होता है इसके अंदर आपके अंडाशय यानी कि ओवेरी, और इसी अंडाशय के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बीजांड। और इसी बीजांड के अंदर यहाँ पर इस तरीके से क्या पाया जाता है, मादा युग्मक यानी कि एग सेल, या इसको हम कह सकते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका यानी कि एग सेल, इसके अंदर क्या पाया जाता है, मादा युग्मक। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पुष्प की संरचना के बारे में हमने देखा कि हमने पीछे जो पढ़ा था कि पुष्प के अंदर जो चार चक्र पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट बाह्य दलपुंज, सेकंड दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज की एक इकाई को कहते हैं बाह्य दल, दलपुंज की एक इकाई को कहते हैं दल, और पुमंग की एक इकाई को कहते हैं पुंकेसर, और जायांग की एक इकाई को क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। इसके बाद हमने पुमंग के अंदर एक पुमंग के अंदर जो दो भाग दे रखे हैं, यानी कि पुंकेसर के अंदर दो भाग दे रखे हैं, परागकोश और पूतंतु यानी कि फिलामेंट, इनके बारे में देखा। जायांग के अंदर हमने भाग देखे वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवेरी, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर भी नीचे भी मेंशन कर रखा है कि चार चक्र जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होता है, इनमें मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे कि बाह्य दल यानी कि कैलेक्स। तो बाह्य दल क्या होता है, ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, ठीक है। और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, बाह्य दल यानी कि सेपल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। इसी तरह दलपुंज, तो ये दलपुंज जो होता है वो बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर होता है, कहाँ होता है, बाह्य दलपुंज। ये जो बाह्य दलपुंज होता है इसके अंदर की ओर कौन सा चक्र स्थित होता है, दलपुंज स्थित होता है, यानी कि कोरोना। और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, दल कहते हैं, यानी कि पेटल्स कहते हैं, और इसे भी हम क्या कहते हैं, पुष्प का सहायक चक्र कहते हैं। इसके बाद पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, जो दलपुंज जो होता है उस दलपुंज के अंदर की ओर स्थित होता है कौन सा चक्र, पुमंग, ठीक है। और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर यानी कि स्टेमन कहा जाता है, और स्टेमन के दो भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट, यानी कि परागकोश और पूतंतु, और इसको भी क्या कहते हैं, आवश्यक चक्र कहते हैं। फिर जायांग यानी कि एंड्रोसियम की बात करें तो पुमंग के अंदर की ओर, पुमंग के अंदर की ओर जो चक्र स्थित होता है वो कौन सा होता है, जायांग, और ये सबसे भीतरी चक्र होता है। इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, अंडप यानी कि कॉर्पस कहा जाता है,
और इस कार्पस के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ओवेरी, स्टिग्मा और स्टाइल। यानी कि ओवेरी यानी कि अंडाशय, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी कि वर्तिका, और इसको भी क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पर 2 टर्म्स हमने देखी, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। और उसके बाद मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा था कि पुष्प की संरचना आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने एक पुष्प की संरचना पूरी तरीके से देखी, 4 चक्र इसके अंदर देखे, इन 4 चक्र के बारे में शॉर्टली डिस्क्रिप्शन इसके अंदर देखा। इसके बाद यहाँ पर मैं एक छोटा सा, आगे वैसे हम पढ़ेंगे पूरा लैंगिक जनन किस तरह होता है, लेकिन मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लैंगिक जनन कैसे होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि परागकोश, ठीक है, इस परागकोश के अंदर मैंने क्या बताया था कि परागकण होता है, यानी कि नर युग्मक बनते हैं। ये नर युग्मक जो होते हैं वो किसी भी जरिए यानी किसी भी वेव से, हवा के जरिए, ठीक है, एनिमल्स के जरिए, मानव के जरिए, ये किसी भी जरिए उड़कर कहाँ आ जाते हैं? यहाँ पर इस वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। फिर ये वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद यहाँ पर ये क्या होता है? अंकुरित होता है, यानी ये जर्मिनेट होना क्या करता है? शुरू होता है। जब ये जर्मिनेट हो जाता है तब ये क्या करता है? यहाँ पर इस तरीके से एक पराग नलिका का क्या करता है? निर्माण करता है। फिर इसी पराग नलिका के अंदर ये परागकण इस तरह कहाँ पहुंच जाता है? ओवेरी, ओवेरी के अंदर कहाँ पहुंच जाता है? बीजांड में पहुंच जाता है। और बीजांड के अंदर मैंने क्या बताया था आपको? क्या पाया जाता है? एग सेल यानी कि अंड कोशिकाएं, मादा युग्मक पाए जाते हैं। फिर ये मादा युग्मक क्या होते हैं? आपस में संलयित होते हैं, और संलयित होकर ये क्या करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं, और वो युग्मनज धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? एम्ब्रियो के अंदर यानी कि भ्रूण के अंदर बदल जाता है, और बाद में किसका निर्माण होता है? एक बीज का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह लैंगिक जनन क्या होता है? कंप्लीट होता है। और यहाँ पर मैं नोटिस कर देता हूँ कि हमने यहाँ पर लैंगिक जनन को पूरी तरीके से देख लिया है। तो ये जो वीडियो था ये हमारा था पार्ट 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो होता है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट कंप्लीट होता है। 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमने दोनों टाइप्स को पूरी तरीके से देख लिया है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चैप्टर जो है वो इसके बाद आगे और करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप के अंदर उस प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।